हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। गरीब माँ वर्सेस अमीर माँ की बहुओं का लंच बॉक्स। नहीं नहीं, मैं उस गांव की लड़की को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। रमोला, तुम एक बार लड़की से मिल तो लो, बड़ी गुनी है और खाना तो ऐसा लाजवाब बनाती है कि क्या कहना। मैंने कहा ना, नहीं मतलब नहीं। मैं अपने बेटे के लिए एक बड़े घर की गुणी बहू लेकर आऊंगी। वहीं खड़ी सुमित्रा, जो कि रमोला की ही ननद थी, लेकिन एक हादसे में उसके पति की मौत हो गई थी। तब से वो अपने बेटे के साथ मायके में ही आकर रहती थी। रमोला ने उसे रहने के लिए नीचे बेसमेंट में 2 कमरे दे रखे थे। मनोहर की बात सुनकर सुमित्रा कहती है, भाई साहब, अगर वो लड़की अच्छी है और रमोला को उसे अपनी बहू नहीं बनाना तो कोई बात नहीं। मेरा रोहन भी तो शादी के लायक हो गया है, आप उसकी बात उससे चलाइए। वैसे भी आप तो जानते ही हैं कि मैं ठहरी गरीब, ज्यादा कुछ बड़ा कर नहीं पाऊंगी। मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, बस एक ऐसी लड़की चाहिए जो अच्छे से घर संभालना और खाना पकाना जानती हो। हाँ, इसके बेटे का ही रिश्ता आप उससे करवा दो। मैं तो अपने युग के लिए अपनी सहेली की बेटी को लेकर आऊंगी। बड़ी सुंदर है और अमीर भी है। वो तो कह रही थी अपनी बेटी की शादी में गिफ्ट के तौर पर गाड़ी भी देगी। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन देख लेना रमोला, एक दिन अपने इस फैसले पर तुम बहुत पछताओगी। अरे जाओ जाओ, रमोला कभी भी कोई गलत फैसला नहीं लेती जिस पर उसे पछताना पड़े। फिर मनोहर ने सुमित्रा के बेटे की बात आगे बढ़ाई और कुछ दिनों के बाद रोहन और भावना की मंदिर में शादी हो गई। उनकी शादी के 3 दिन बाद ही रमोला ने भी अपने बेटे युग की शादी अपनी पसंद की अमीर लड़की सोनालिका से करवा दी। अब एक ही घर में जहां अमीर सास की बहू रहने लगी, तो वहीं बेसमेंट में गरीब सास की बहू अपने परिवार के साथ रहने लगी। फिर एक रोज, रोहन, गाड़ी साफ कर दी तो जल्दी से। मेरा बाइक गाड़ी में रख दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। नीचे रोहन नाश्ता करने बैठा ही था कि झट से नाश्ता बीच में ही छोड़कर उठ खड़ा हो गया। अरे बाप रे, युग भैया तैयार भी हो गए और अभी तक मैंने गाड़ी साफ नहीं की। मैं जल्दी से गाड़ी साफ कर देता हूँ। अजी, पहले खाना तो खा लीजिए, फिर ये काम बाद में भी हो जाएगा। नहीं, ये काम जरूरी है भावना। तुम ऐसा करना, मेरा खाना पैक ही कर देना, मैं ऑफिस में जाकर खा ही लूंगा। रोहन गाड़ी साफ करने चला गया। भावना को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सोनालिका, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है और लंच भी रेडी नहीं हुआ मेरा। सोनालिका। लेकिन सोनालिका तो मजे से अपने बिस्तर पर पड़े पड़े फोन चला रही थी। अपने बेटे की आवाज सुनकर रमोला बहू के कमरे में गई। सोनालिका, तुम अभी तक लेटी हुई हो? युग के ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है। हाँ, तो मैं कोई कुक थोड़ी ना हूँ मम्मी जी, ये काम तो कुक का है ना। आपके घर में कुक नहीं है क्या? नहीं बहू, हमारे घर के काम नौकर करते हैं, लेकिन खाना हमारे घर की लक्ष्मी के हाथों का ही हम खाते हैं। पहले मैं काम करती थी, अब तुम करोगी। अफो, ये अच्छे चोचले पाल रखे हैं आप लोगों ने भी। हर काम के लिए नौकर, लेकिन खाना घर की बहू ही बनाएगी। नाक सुकोड़ते हुए सोनालिका किचन में जाती है और फ्रिज में रखी ब्रेड को सेक कर उसे ऑमलेट के साथ अपने पति को परोस देती है। ये लो, अब खा लो। और लंच वो पैक कर दिया? क्या युग, मैं अभी बिस्तर से उठकर आई हूँ। अभी यही मिल गया ना, वही बहुत बड़ी बात है। और रही लंच की बात, तो तुम्हारा ऑफिस यहाँ से 15 मिनट की दूरी पर है, तो अपने ड्राइवर को भेज देना दिन में लंच लेने के लिए। तब तक मैं कुछ बना दूंगी। ओफो, मुझे तो कितनी नींद आ रही है। लगता है शादी की थकान अभी तक गई नहीं। चलो बाय युग, नाश्ता करके ऑफिस चले जाना, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ऐसा कहकर सोनालिका अपने कमरे में चली गई और आराम करने लगी। युग नाश्ता करने लगा और उधर रोहन ने जल्दी से गाड़ी साफ की, जिसके बाद उसने झट से गाड़ी में युग का लैपटॉप और बैग रखा। तभी भावना जल्दी से वहां आ गई। अरे, आपने नाश्ता तो किया नहीं रोहन जी, इसलिए मैंने पैक कर दिया है, और लंच के लिए बस 5 मिनट रुक जाइए, मैं अभी पैक कर देती हूँ। अरे नहीं, अब मुझे देर हो रही है, लंच अब रहने दो। तभी युग भी वहां आ जाता है। कोई बात नहीं भावना, दिन में रोहन जब मेरा लंच लेने घर आएगा तब अपना भी ले जाएगा। अभी ऑफिस में मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे जल्दी पहुंचना है। रोहन, जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो। वो दोनों अब ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस पहुंचकर रोहन भी अपना नाश्ता करता है। वाह, क्या टेस्टी आलू के पराठे बनाए भावना ने, मजा आ गया।
रोहन युग की ही कंपनी में पियून की नौकरी करता था, साथ ही उसकी ड्राइवरी भी करता था। जहां उसकी पत्नी भावना बड़ी ही समझदार बीवी थी, वही सोनालिका मस्त मौला लड़की थी। उसको महंगे कपड़े, ब्रांडेड चीजें और आराम की जिंदगी पसंद थी और वो किचन में ज्यादा समय बिताना पसंद नहीं करती थी। वहीं भावना सुबह जल्दी उठकर पूरे घर का काम करती और सबसे ज्यादा ध्यान अपने पति के खाने का देती। दिन के समय जब रोहन खाना लेने घर आता है, भाभी, युग भैया का लंच तैयार हो गया? हाँ, ये लो, लंच रेडी है। सोनालिका लंच बॉक्स में सैंडविच और नूडल्स रखकर दे देती है। फिर रोहन अपना टिफिन लेने जाता है। रोहन जी, आज आपके लिए बैंगन की सब्जी, दाल और गरम गरम रोटियां बनाई है। थोड़ा अचार भी रख दिया है, समय से खा लेना। वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। तुम्हारे हाथ का खाना तो दिन बना देता है। रोहन टिफिन लेकर ऑफिस चला जाता है। फिर लंच टाइम में जब दोनों अपने अपने टिफिन खोलते हैं, ये क्या, सैंडविच और नूडल्स? खैर, अब जो भी दिया है वही खा लेता हूँ। युग बेमन से सैंडविच और नूडल खाने लगता है। तो वहीं जब रोहन अपना टिफिन खोलता है तो उसके दोस्त उससे पूछते हैं, अरे रोहन, ये कैसी खुशबू है? क्या लाए हो आज? बस साधारण घर का खाना है। आओ, तुम भी खाकर देख लो। अब उसके बाकी के दोस्त भी उसके साथ खाना खाने लगते हैं। तो उन सभी का खाना उन्हें बड़ा पसंद आता है। सब लोग उसके खाने की तारीफ करते हैं। युग अपने कैबिन में बैठकर कैमरे पर उनकी बातें सुनता है तो मन ही मन में सोचने लगता है, काश मुझे भी ऐसा सादा लेकिन स्वादिष्ट खाना मिलता। लेकिन सोनालिका ने तो ये नूडल्स और ये सैंडविच पकड़ा दिए। नहीं युग, हो सकता है तो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। हो सकता है सोनालिका शादी की थकान में हो, इसलिए ये सब खाना दे दिया हो। उसे कुछ दिन का वक्त दे, हो सकता है थकान उतरने के बाद वो भी बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर मुझे खिलाए। यही सब सोचकर युग चुप रह जाता है। लेकिन अब ये उसका रोज का हो गया। वो कुछ ना कुछ ऐसा ही बनाती, कभी बर्गर, कभी पिज्जा तो कभी चाउमीन। साथ ही लंच में भी युग को यही सब देती। शुरू में तो रमोला को ये सब अच्छा लगता और वो सुमित्रा को चिढ़ाने के लिए कहती, देखा, गांव की बहू लाने का नतीजा, रोज वही दाल चावल सब्जी रोटी ही खिलाएगी। अब मेरी बहू की तरह कोई मॉडर्न बहू लेकर आती तो बात अलग होती। नहीं, मेरी बहू के हाथ का खाना सबको पसंद है। आप शायद जानती नहीं कि वो कितना अच्छा खाना बनाती है। हाँ, अपनी बहू की तारीफ करना तो तुम अच्छे से जानती हो। ऐसे ही दिन बीतने लगे और अब कहीं न कहीं सोनालिका के ससुराल वाले भी उसके हाथ का बना वो अजीब और गरीब खाना खाकर परेशान हो गए। कहीं न कहीं युग भी अब इन सब चीजों से थक चुका था। फिर एक दिन जब रोहन टिफिन लेकर ऑफिस आता है तो जल्दबाजी में दोनों के टिफिन बदल जाते हैं। युग जब टिफिन खोलता है तो उसमें सादी रोटी, सब्जी और दाल होती है। युग जैसे ही पहला निवाला खाता है तो उसके स्वाद में खो जाता है। वाओ, ये तो कमाल का स्वाद है। इतना साधारण खाना इतना टेस्टी कैसे हो सकता है? फिर शाम को घर आकर, सोनालिका, आज तुमने जो खाना बनाया था ना, वो कमाल कर दिया तुमने। ऐसा स्वादिष्ट खाना मैंने कभी भी नहीं खाया। मुझे ऐसा ही खाना पसंद है। अब से लंच बॉक्स ऐसा ही बनाकर दिया करो। अरे, लेकिन मैंने तो वही चाउमीन और पास्ता रखे थे और ऐसा ही खाना तो मैं तुम्हें रोज देती हूँ। ये कोई पहली बार तो नहीं है। तभी भावना और रोहन की आवाज नीचे से आती है, आज तो तुमने वो चाउमीन और पास्ता दे लिया, लेकिन आगे से मत देना भावना। पता है कितना मुश्किल हो गया था उसको निगलना। ऊपर से उसमें ना तो कोई स्वाद था और ना ही कोई टेस्ट। अरे, लेकिन मैंने तो आपको रोटी सब्जी ही दी थी। आप मुझ पर बेवजह गुस्सा हो रहे हैं। फिर युग, सोनालिका, रमोला और मनोहर वो सब बातें सुन लेते हैं। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हुई है। शायद तुम दोनों के लंच बॉक्स आज एक्सचेंज हो गए, क्योंकि ये सोनालिका की बच्ची तो ठीक से कुछ भी बनाना नहीं जानती। बड़ी मुश्किल से मेरे हलक से इसका बनाया हुआ खाना उतरता है और खाने की जो टेस्टी महक होती है वो तो नीचे बेसमेंट से आती है। वही तो मैं कहूँ, मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है जो इतना अच्छा लंच बॉक्स मुझे नसीब हो पाए। अब ये बात सुमित्रा, रोहन और भावना भी सुन लेते हैं, जिसके बाद सोनालिका को बड़ी शर्मिंदगी होती है और उस दिन के बाद से वो भी भावना से बढ़िया बढ़िया खाना बनाना सीखती है ताकि वो भी अपने ससुराल वालों को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिला सके। रौनक बेटा, तेरी और प्रज्ञा की शादी को 2 महीने बीत गए, लेकिन तू उसे अभी तक कहीं भी घुमाने नहीं ले गया। आज तेरी छुट्टी है तो एक काम कर, इसको थोड़ी देर मॉल ले जा और फिर दुकान से कुछ कपड़े भी दिलवा दियो।
जब से अपने गांव से आई है गिन चुन कर ये 4-5 साड़ियां ही पहन रही है। हाँ, ये ठीक रहा देवर जी, बहुत दिन हो गए मैं भी शॉपिंग पर नहीं गई। इसी बहाने देवरानी के साथ साथ मैं भी कुछ शॉपिंग कर लूंगी। चलो हम चारों साथ में ही चलते हैं। ये है अंजलि, प्रज्ञा की जेठानी, जो कि शहरी लड़की थी, जबकि प्रज्ञा गांव की एक सीधी सादी लड़की थी। इसलिए उसे शहर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, जिस कारण उसे हर छोटी बड़ी चीज में दिक्कत परेशानी आती रहती थी। उस रोज वो सभी मिलकर शॉपिंग पर चले जाते हैं। ये लो प्रज्ञा, तुम ये वाली बनारसी साड़ी ले लो, ऐसी साड़ी तुम्हारे पास है भी नहीं और ये रंग भी तुम पर खूब खिलेगा। हाँ जेठानी जी, सुंदर तो बहुत है, लेकिन इसका दाम क्या है? ज्यादा नहीं, सिर्फ 6,000 की है। क्या 6,000? अरे इतने में तो हमारे गांव में 3 घर का राशन आ जाता है। देवरानी जी, वो तुम्हारा गांव है और ये गांव नहीं शहर है। शहर और गांव में जमीन आसमान का फर्क होता है। और वैसे भी कौन सा साड़ी के पैसे हमें देने हैं? पैसे तो हमारे पतियों ने देने हैं। अंजलि खुद तो महंगी शॉपिंग करती ही है, लेकिन साथ ही देवरानी को भी महंगे महंगे कपड़े लेने को कहती है। वो कपड़े लेकर घर आ जाती है। अगले दिन वो सभी नए कपड़े हाथ में उठाए जेठानी वॉशिंग मशीन की तरफ जा रही होती है। अरे जेठानी जी, ये तो वही नए कपड़े हैं ना जो कल हम उस बड़े से एसी वाली दुकान से लेकर आए थे। इन्हें लेकर आप कहाँ जा रही हैं? इन्हें धोने और कहाँ? लेकिन अभी तो ये आपने एक बार भी नहीं पहने, फिर क्यों इन्हें धो रही हैं? वो इसलिए मेरी भोली देवरानी कि गांव के जो भी कपड़े होते हैं वो सब हमें धोकर ही पहनने चाहिए, ताकि उसमें लगे हुए जर्म्स हम तक ना आए। अब वो सभी कपड़ों को ले जाकर महंगा सा डिटर्जेंट वॉशिंग मशीन में डालकर साथ में इजी और डिटॉल अच्छे से डालकर धोने डाल देती है। फिर उन्हें धोने के बाद ड्राई करके धूप में सूखने डाल देती है। ये देखकर देवरानी मन ही मन सोचती है, जेठानी जी के पास तो कपड़े धोने वाली मशीन है, इसलिए उन्होंने जल्दी से सब कपड़े धो लिए, लेकिन मेरे पास तो ऐसी कोई मशीन नहीं है। खैर कोई नहीं, मैं अपने देसी जुगाड़ से ही कपड़े धो लूंगी। अब प्रज्ञा अपने कमरे में जाकर वो नई साड़ियां निकालती है और बाल्टी में पानी भरकर धोने लगती है। आज तो हम रगड़ रगड़ कर सारा मैल निकाल देंगे। लेकिन इस तरह कपड़े धोने से वो कपड़े काफी हल्के हो जाते हैं और जगह जगह से फटने लगते हैं। तभी उसका पति रौनक बाथरूम में आता है और उसे इस तरह कपड़े धोता देख काफी हैरान हो जाता है। ये तुम क्या कर रही हो प्रज्ञा? अरे वो जेठानी जी कह रही थी हमें नए कपड़े पहनने से पहले धोने चाहिए, इसमें वो जर्म्स होते हैं ना, इसलिए। अरे तो तुम्हें कपड़े धोने ही थे तो वॉशिंग मशीन में धोती ना। यूं गांव में घाट पर धुलने वाले कपड़ों की तरह क्यों धो रही हो? लेकिन हमें वो मशीन में कपड़े कैसे धोते, वो तो हमको धोने आते ही नहीं। तभी उसकी जेठानी भी वहाँ आ जाती है। अरे तुम मुझसे कह देती देवरानी जी, मैं तुम्हें सिखा देती, कम से कम तुम्हारी नई साड़ियाँ फटने से तो बच जाती। फिर अंजलि उसे अपनी वॉशिंग मशीन के पास ले जाती है और उसका इस्तेमाल करना सिखाती है, लेकिन कई बार समझाने के बाद भी वो उसका इस्तेमाल करना ठीक से नहीं सीख पाती। फिर एक रोज, अरे बाप रे, कितने बड़े बड़े जाले लगे हैं। कौनो बात नहीं, आज ही मैं ये सारे जाले झट से साफ कर दूंगी। प्रज्ञा झाड़ू से घर में लगे बड़े बड़े जालों को साफ कर देती है, जिसके बाद उसकी नजर गंदे पर्दों पर और घर की बेडशीट पर जाती है। अब मैं जल्दी से इन सबको धो लूंगी, वो भी जेठानी जी की वॉशिंग मशीन में। अब प्रज्ञा वो सब कपड़े और चादर ले जाकर वॉशिंग मशीन में डाल देती है, लेकिन जब वो वॉशिंग मशीन के पास जाती है तो सोच में पड़ जाती है, ये जेठानी जी ने कौन सा बटन दबाने के लिए कहा था, मैं तो फिर से भूल गई, और अभी तो जेठानी जी भी घर पर नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मैं इन्हें देशी वॉशिंग मशीन यानी कि थपकी स्टाइल में ही धो देती हूँ। अब वो उन सब कपड़ों को ले जाकर अपने गांव के तरीकों से ही थपकी मार मार कर धोने लगती है। कुछ देर बाद थपकी की आवाज सुनकर उसकी सास वहाँ आती है। हे राम, उस दिन तूने अपने कपड़ों को खराब किया और आज इन पर्दों का भी नाश मार डाला। देख तो क्या हालत हो गई है इनकी। कितनी बार तुझे वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करना सिखाया था, लेकिन तेरी हरकतें तो अभी भी वाकई जानवरों वाली हैं। फिर 2 दिन बाद, अरे अशोक बेटा, ये तो वही कुर्ता है ना जिस पर हल्दी का दाग लग गया था, दिखा तो। वो निकल गया, लेकिन कैसे? और अब तो ये पहले से कितना चमकदार भी लग रहा है। लगेगा कैसे नहीं माँ जी, मैंने महंगे डिटर्जेंट पाउडर से इसे जो धोया है। वॉशिंग मशीन का कमाल ही ऐसा है, उसमें गंदे से गंदे कपड़े भी धोकर बिल्कुल नए हो जाते हैं। इसी तरह अब जब भी जेठानी कपड़े धोती तो उसके कपड़े बिल्कुल नए से लगते, लेकिन जब प्रज्ञा बहू अपनी थपकी वाली मशीन से यानी कि थापी से कपड़े धोती तो वो उन कपड़ों का आखिरी दिन होता। फिर एक दिन, बड़ी बहू और अंजलि बहू कहाँ है? माँ जी, जेठानी जी तो पार्लर गई हैं, आप मुझे बताइए क्या काम है, मैं कर देती हूँ। ना बाबा ना, तू तो रह नहीं थे, मुझे अपनी साड़ी धुलवानी थी जो कई महीनों से ट्रंक में पड़ी है और उसमें से हल्की बदबू भी आ रही है। अगर अंजलि बहू होती तो उसे बोल देती धोने को। खैर कोई नहीं, मैं देख लूंगी। कुछ समझ नहीं आ रहा, शाम को जागरण में जाना है, अब क्या पहनूं। माँ जी आप हमें दे दीजिए, हम उसे अच्छे से हाथ से धोकर सुखा देंगे
फिर प्रेस करके भी रख देंगे शाम तक। अब और कोई चारा भी तो नहीं है। अच्छा ठीक है। और सुन, आराम से धोना, तब तक मैं मंदिर होकर आती हूँ। वो मंदिर चली जाती है और प्रज्ञा साड़ी लेकर धोने चली जाती है। वो आंगन में खुले में बैठकर अपनी थप्पी से साड़ी धोने लगती है। सासू माँ हमसे हमेशा यूँ उखड़ी उखड़ी रहती है ना, लेकिन अब नहीं। अब देखना मैं कैसे इसे धो धो कर चमकाती हूँ। आंगन में इस तरह कपड़े धोने से आस पड़ोस के लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ना जाने ये कैसी गवार बहू आ गई है अपने मोहल्ले में। तभी वहाँ उसकी सास आती है और उन मोहल्ले की औरतों के सामने मजाक बनते देखकर कहती है, हे भगवान, ये तूने मेरी साड़ी का क्या हाल कर डाला। मैंने तुझे मना किया था ना ऐसे कपड़े नहीं धोना, साड़ी को मशीन में ही धोना। मेरी इतनी महंगी साड़ी खराब कर डाली। लेकिन माँ जी, हमको मशीन में कपड़े धोने नहीं आते हैं, हम क्या करें। ना जाने तू भी गायत्री कहाँ से इस गवार को उठाकर ले आई है, इसे तो वॉशिंग मशीन तक चलानी नहीं आती। गुस्से में गायत्री अंदर चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बाद उधर एक रोज रौनक अपने बॉस को घर पर डिनर के लिए इनवाइट करता है, तो खाना रखते वक्त गलती से उसके बॉस की कोट पर रौनक से सब्जी गिर जाती है। फिर गवार बहू अपनी देशी जुगाड़ लगाकर नींबू को उस दाग पर रगड़ती है। फिर हाथ से उस कोट को आराम से धोती है, जिससे वो दाग पूरी तरह से निकल जाता है और रौनक को अपने बॉस का गुस्सा नहीं झेलना पड़ता। बॉस खुश होकर वहाँ से चला जाता है, जिससे उस दिन पहली बार उन सबको गवार बहू की हाथ वाली वॉशिंग मशीन पर गर्व होता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।